Hello students, to continue in the chapter retirement and death, let us revise अभी तक हमने क्या क्या किया है so as कि आगे की बातें हम अच्छी तरीके से समझ सकें। हमने ये किया कि सबसे पहला स्टेप है कि हम स्केच बनाएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट में दिए गए कैपिटल्स उनका अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। स्केच बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप था कि हम कैपिटल्स के बैलेंसेस और कैश या बैंक का बैलेंस हम उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दें। ध्यान रखने वाली बात थी कि कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में और कैश का बैलेंस डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है। तो स्टेप 1 इज कि ड्रॉ स्केचेस, second is put the balances of capital and cash or bank account in their respective account. Then given balance sheet में अगर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस पड़े हुए हैं तो उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशो। अगर एसेट्स में पड़े हैं तो वो डेबिट साइड में आ जाते हैं और अगर लायबिलिटीज में पड़े हैं तो क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। इतना करने के बाद हमने देखा कि रिवैल्यूएशन बिल्कुल वैसा ही करना होता है जिस तरीके से हमने एडमिशन में किया। साइमल्टेनियसली करने की आदत डालनी है। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड एक लॉस साइड है जिसमें एसेट्स की वैल्यू का कम होना और लायबिलिटीज की वैल्यू का बढ़ जाना आता है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जैसे ही यहाँ लायबिलिटी की वैल्यू हमने बढ़ाई, यहाँ लायबिलिटी की वैल्यू में प्लस हो जाएगा। साइमल्टेनियसली ये काम करना है। इसी तरीके से जैसे ही हमने एसेट की वैल्यू को कम किया तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू को कम करके दिखाना है। इससे उल्टा अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो ये प्रॉफिट का केस है। हमें साइमल्टेनियसली लायबिलिटी को कम करना और एसेट्स को बढ़ाना यहाँ पे साइमल्टेनियसली दिखाना है। उसके बाद अगला स्टेप था कि अगर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड के टोटल ज़्यादा आते हैं तो ये प्रॉफिट्स हैं जो कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशो। और अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ से सारे लॉसेस कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशो। इतना करने के बाद हम रिटायरिंग पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर देते हैं। से बी रिटायर हो रहे हैं तो एक ही एंट्री मैंने बताया था कि रिटायरमेंट में होती है कि जिसमें आउटगोइंग पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में दे देते हैं। यहाँ ये वाली बात भी याद दिला दूं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है जस्ट पुटिंग अ फिंगर ऑन द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, हम उनका न्यू रेशो और एज वेल एज देयर गेनिंग रेशो फाइंड कर सकते हैं। वेयरएज अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गुडविल को गेनिंग रेशो में बांटा जाएगा, ये वाली बात हमने ध्यान रखनी है। तो इसकी पोस्टिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है। ए और सी के डेबिट से ये पैसा बी के क्रेडिट में पहुंच जाता है। अब आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बांट चुके हैं, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, गुडविल का लेना देना हो चुका है। तो अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। मींस कि नई बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स आएंगी वो सिर्फ ए और सी की आएंगी बिकॉज बी अब हमारा पार्टनर नहीं है। तो बी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए बताया गया था कि या तो पैसे देकर उसको घर भेज दिया जाता है कि लीजिए भी हमारे पास पैसे हैं, आपका इतना शेयर बनता है, से 52,000 बनता है तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 52,000 और बी के क्रेडिट में बैंक के क्रेडिट में 52,000 करके एंट्री पास कर दी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश और इस तरीके से बी की पेमेंट हो गई।
लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश नहीं है तो ये अकाउंट बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ऑब्वियसली उसकी सेकंड साइड लायबिलिटी साइड में आ जाती है कि अब बी पार्टनर नहीं है, उसकी कैपिटल नहीं है, उसका लोन अकाउंट हमारे पास है। क्वेश्चन चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक पार्ट पेमेंट अभी दे दीजिए और बाकी लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 52,000 हमने देना था और क्वेश्चन कहे कि 2,000 तो इमीडिएटली दे दीजिए और 50,000 लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, तो उस केस में कैश और लोन दोनों आ जाएंगे और कैश 2,000 तो लोन कितने का आएगा 50,000 का। इस तरीके से भी इसका कैपिटल अकाउंट बंद किया जा सकता है। उसके बाद ए और सी के कैपिटल बैलेंसेस नई बैलेंस शीट में ले आएंगे। लेकिन यहां पर उससे आगे मेन टेक्निकल चीज हमने रिटायरमेंट की सीखी थी कि से कैश अकाउंट में हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और कहा गया है कि बी को इमीडिएटली पे करने हैं 52,000। अब इस शॉर्टेज को कैसे पूरा किया जाएगा? तो जब यहां ये शॉर्टेज है तो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि शॉर्टेज जो है कैश की या तो बैंक से लोन लेकर पूरी की जाती है। इसमें हमने 3 तरीके के क्वेश्चन देखे थे। नंबर 1, एंटायर अमाउंट का हम लोन ले लें। क्वेश्चन कहता है कि बी इज टू बी पेड इमीडिएटली एंड फॉर दिस पर्पज अ लोन इज टू बी टेकन फ्रॉम बैंक। तो उस केस में यहां पर जो हम बैंक लोन लेंगे वो 52,000 होगा। इस केस में ये लोन 52,000 रुपीज का लिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट का मतलब है जितना रिक्वायर्ड है, आपके पास 10,000 रुपीज पड़े हुए हैं और आपको 52,000 पे करने हैं, तो कितना रिक्वायर्ड है? तो ऐसे केस में 42,000 रुपीज रिक्वायर्ड हैं तो लोन भी 42,000 का लिया जाएगा। और थर्ड एंड द लास्ट केस इसमें था कि जब सफिशिएंट अमाउंट एंड सम बैलेंस इन कैश अकाउंट, वो ये कहता है कि B is to be paid immediately. For this purpose, a sufficient amount of loan is to be taken from the bank in such a manner to leave a balance of 5,000 in cash account. अब देखिए बच्चे, 10,000 हमारे पास है, 52,000 हमने X को देने, B को देने हैं, तो 42,000 तो हमें रिक्वायर्ड ही थे और वो कहता है नहीं 42 नहीं 5,000 और रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैश में बैलेंस रखना है। तो इन टोटल हमारे पास कितने पैसे आने चाहिए? 47,000 रुपीज। दैट इज 52,000 प्लस 5,000 इज 57,000, जिसमें से 10,000 हमारे पास हैं, तो लोन रिक्वायर्ड इज 47,000। हम जितना भी लोन लेंगे वो लोन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा हमने कहा था कि इस शॉर्टेज को पूरा कर सकते हैं पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर। ये इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल पार्ट था। इसको जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीजों को, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट की एक टाइप है। वो ये कहता है कि बी इज टू बी पेड इमीडिएटली। फॉर दिस पर्पज A and C will bring amount or bring sufficient amount in such a manner to leave a balance of this much in their capital account in such a manner that their capital accounts are in their new profit sharing ratio. तो किस तरीके से इसको कहते हैं? हम सारी कैपिटल एडजस्टमेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिटायरमेंट की। देखिए, कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड सी ने डिसाइड किया कि उनकी नई फर्म की टोटल कैपिटल 90,000 होगी। अब जब टोटल कैपिटल गिवन है तो इट इज ए सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट कि हम
ए और सी की टोटल कैपिटल 90,000 रखना चाहते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, से देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, तो हम 90,000 का 2/3 60,000 एंड 1/3 30,000 रखना चाहते हैं। इनको इनकी एक्चुअल कैपिटल से हम कंपेयर करेंगे। एक्चुअल कैपिटल्स क्या होती हैं? जो उनके कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर आज मैं इनका बैलेंस निकालूंगा, ये जो बैलेंस आएगा यहां पर, ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है। माइंडेड कि ये बैलेंस मुझे फेयर में नहीं निकालना, क्योंकि अभी इनकी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी तो कोई पार्टनर और पैसा लाएगा या कोई पार्टनर पैसा ले जाएगा, उस एंट्री के बाद मैं बैलेंस निकालूंगा। तो अभी ये बैलेंस हम रफ में निकाल लेंगे। ये इनकी एक्चुअल कैपिटल कहलाएंगी, और से इसकी एक्चुअल कैपिटल 58,000 है और इनकी 35,000 है। तो जो डिफरेंस है, इस आदमी को 2,000 रुपीज और लाने हैं कैश टू एज कैपिटल 2,000 रुपीज, सो एज की उसका कैपिटल बैलेंस 60,000 हो जाएगा। और इस आदमी को 5,000 रुपये निकालने हैं, तो इट इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 5,000 रुपीज। इसका 5,000 रुपये का विड्रॉल करने से इसकी कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल के इक्वल हो जाएगी 30,000। इन दोनों जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग करते ही न्यू बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल रिक्वायर्ड अमाउंट पे पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है, लेकिन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन। तो उस केस में हम सबसे पहले इनकी एक्चुअल कैपिटल्स निकालेंगे, उसको टोटल करेंगे और उसी कैपिटल को इनकी टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल मानकर न्यू रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये 62,000 एंड 31,000 की कैपिटल आ जाएगी। दैट मीन्स कि ये आदमी 4,000 रुपये लाएगा और ये आदमी 4,000 रुपये का विड्रॉल कर लेगा। इस तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन फाइनल जिस तरीके से हमने बैंक लोन के बारे में पढ़ा था, उस तरीके के क्वेश्चन ना तो टोटल कैपिटल गिवन है, टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन, और ये कहा गया है कि ए एंड सी विल ब्रिंग मनी टू पे बी। इनकी आज की कैपिटल 58,000 एंड 35,000 है, और क्वेश्चन ये कहता है कि दे हैव टू पे बी इमीडिएटली। ये हमारा बैंक अकाउंट है, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ 10,000 पड़े हैं और बी को इमीडिएटली 52,000 पे करने हैं। वो कहता है कि ए एंड सी विल ब्रिंग कैश in such a manner that their capital accounts are in their new profit sharing ratio। अब यहां क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे हमने बैंक में 3 केसेस अभी देखे थे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि एंटायर अमाउंट का लोन लेना है, सफिशिएंट अमाउंट का लोन लेना है, या सफिशिएंट अमाउंट एंड सम बैलेंस इन कैश अकाउंट। इसी तरीके से यहां पर भी ये कितना पैसा लगाए लेके आएंगे, ये क्वेश्चन की सेंस हमें पढ़नी पड़ेगी। अगर लिखा है कि बी इज टू बी पेड इमीडिएटली एंड फॉर दिस पर्पस ए एंड सी विल ब्रिंग एंटायर कैश, तो कितना पैसा लाएंगे? सारा पैसा ए एंड सी ने लाना है जो बी को देना है। और बी को कितना देना है हमने क्या देखा अभी? 52,000। तो हमें ए और सी कितना पैसा लेके आएंगे? 52,000। इन दैट केस हम इसमें 52,000 जोड़ेंगे और इनकी रिक्वायर्ड टोटल कैपिटल इतनी कहलाएगी 1,45,000। इसको न्यू रेशो जो कि 2:1 का हमने एग्जाम्पल लिया है, 2:1 में जब बांट दिया जाएगा तो 1,45,000 को 2:1 में बांटते हैं तो ये आ जाएगा 48,333 इसकी और 96,667 इसकी। तो देयरफॉर ये पर्सन
38,667 रुपीज लेके आएगा. एंड सिमिलरली द अदर वन विल ब्रिंग 13,333. आप इसको चेक भी करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं, क्योंकि इन दोनों का टोटल बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. अब यही क्वेश्चन हम दोबारा कहते हैं. आप पहले शुरू कीजिएगा, उसके बाद कंफर्मेशन लीजिएगा. अब वर्ड थोड़े से चेंज कर रहा हूं. लिखा है कि B is to be paid immediately and A and C will bring sufficient cash in such a manner that their capital accounts are in their new profit sharing ratio. Sufficient cash. Yes, what is the change in the question? Now how much amount A and C should bring? We are having 10,000 in our bank account, whereas we have to pay 52,000 to B. So what is the sufficient amount which is required? Yes, this is 42,000. How? 52,000 हमने पे करना है. 10,000 रुपीज हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं. तो आज अगर 42,000 रुपीज हमारे पास आ जाए, दैट इज सफिशिएंट. इन दैट केस इंस्टेड ऑफ 52,000 हम यहां पे कितना ऐड करेंगे? 42,000. एंड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म विल बी 1,35,000. लेट अस सी. रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल. ए एंड सी की 58,000 एंड 35,000 हमने एग्जाम्पल लिया है कि ये आज इनकी एक्चुअल कैपिटल है, हैविंग द टोटल बैलेंस ऑफ 93,000. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर एडिंग 42,000, तो टोटल कैपिटल इज 1,35,000, जिसको अब हमने 2/3 एंड 1/3 में डिवाइड करना है. तो 1,35,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ये 45,000 जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये 90,000 आ जाएगी. देयरफॉर इस आदमी को 32,000 रुपीज लाने हैं और इस आदमी को 10,000. हम कंफर्म करेंगे अपना टोटल कि ये 42 ला रहे हैं और हमने ऐड भी कितना किया था? 42,000, यानी कि सेम. अब लास्ट केस देखते हैं. क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि B इज टू बी पेड इमीडिएटली. B को इमीडिएटली पे करिए, 52,000 रुपीज पे करिए. A एंड C विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश. यहां तक हमने पढ़ा कि वो 42,000 लाएंगे. लेकिन अब क्वेश्चन कहता है A एंड C विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन सच अ मैनर दैट देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ 6,000 इन कैश अकाउंट. वो कह रहे हैं कि इसको पे करने के बाद यहां पर 6,000 का बैलेंस भी होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस अकाउंट? इधर का टोटल 58,000 है और इधर का 10,000. तो दैट मीन कितना पैसा ये और लेकर आएंगे? नाउ दे हैव टू ब्रिंग 48,000. 42,000 की शॉर्टेज है बी को देने के लिए और 6,000 ये अपने नए बिजनेस में रखना चाहते हैं. तो टोटल सफिशिएंट अमाउंट इज 48,000. तो अब ये अपनी कैपिटल अकाउंट जो कि अभी तक 58,000 एंड 35,000 है, 93,000 की, इसमें अब ये 48,000 रुपीज और ला रहे हैं. तो वो जोड़ देंगे 48,000 एंड देयर कैपिटल विल बी 1,41,000, जिसको ये लोग 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल्स हो जाएंगी 47,000 एंड 94,000. तो therefore this partner will bring 36,000 and this will bring 12,000. The total is 48,000 which is again equal. तो इस तरीके से हमने देखा. जल्दी से सारी चीजों को रिकॉल करते हैं. कैपिटल अकाउंट्स को 3 तरीके से बंद किया जा सकता है. नंबर 1, आइदर बाय पेइंग फुल अमाउंट, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए. नंबर 2, सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए.
नंबर 3, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, अगर क्वेश्चन स्टेट करे, अपनी मर्जी नहीं लगानी है यहाँ पे कि 52,000 रुपीज उसको देने हैं, हमारे कैश में इतने पैसे पड़े हुए हैं, चलो इतने दे देते, अपनी मर्जी से नहीं देना है। क्वेश्चन स्टेट करेगा कि इतना पैसा दे दीजिए, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि पैसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि बी इज टू बी पेड इमीडिएटली। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आगे बताएगा कि ये जो शॉर्टेज है वो कैसे कवर होगी। आइदर हम बैंक से लोन लेंगे, तो हमें बैंक से लोन लेते समय पूरी तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि हम सारा पैसा लोन ले रहे हैं, सफिशिएंट ले रहे हैं, या सफिशिएंट इन सच अ मैनर कि कुछ पैसा बच भी जाए। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे जिसमें वो ये कहेगा कि ये पैसा बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, पार्टनर्स लेके आएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे, बी को इमीडिएटली पे करना है। वहां पर भी हमें ये बातें देखनी पड़ेंगी कि वो सफिशिएंट लाएंगे, एंटायर लाएंगे, या सफिशिएंट विद सम कैश बैलेंस लाएंगे। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ पूछा जाता है, जो कि अगेन 3 तरीके से आती है। नंबर 1 की टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म गिवन होती है। नंबर 2 कि इन दोनों की कैपिटल्स को ही एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है कि ए एंड सी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वट एवर देयर कैपिटल इज, उसी को टोटल करके हम कह देंगे कि ये इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है। लेकिन ये तीसरे केस में जब वो और पैसा लाने वाले हैं, चाहे वो सफिशिएंट लाने वाले हैं, एंटायर लाने वाले हैं, तो इन दोनों की एक्चुअल कैपिटल में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा जितना पैसा आज ये और लाने वाले हैं। दैट विल बी द फॉर्म्स टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल। और इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे, दैट इज 100% इक्वल टू दैट अमाउंट जो इन्होंने लाना था। ओके, तो ये सारी बातें थी हमारी रिटायरमेंट की। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि जिस तरीके से एडमिशन और रिटायरमेंट काफी हद तक सिमिलर हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं कि वही स्केचिंग है, वही बैलेंस ब्रॉट डाउन है, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करनी है, गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं। थोड़े से चेंजेस थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निकालने के तरीके में, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में, या क्लोज करना कैपिटल अकाउंट्स को। इसी तरीके से जब मैं आज बात करूंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों में एक पार्टनर जाता है। अभी हमने क्वेश्चन लिया कि जिसमें बी रिटायर हो रहा था, हमने कहा कि इसका कैपिटल अकाउंट या तो कैश देकर बंद होगा, या लोन से बंद होगा, या दोनों का कुछ कुछ पार्ट हो सकता है। रिटायरमेंट और डेथ में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपके कोर्स में 8 मार्क्स का पार्टनरशिप से एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि एडमिशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाए, रिटायरमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाए, डिसोल्यूशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाए, जो अगला चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। ये 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। तो अक्सर देखा गया है एडमिशन की रिटायरमेंट के साथ चॉइस आ जाती है, या एडमिशन की डिसोल्यूशन के साथ चॉइस आ जाती है। हमारे को डेथ का क्वेश्चन नॉर्मली 8 मार्क्स में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, ये बड़े क्वेश्चन हैं और उसने सिर्फ 2 क्वेश्चन चॉइस में पूछने हैं। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नॉर्मली 6 मार्क्स में आ जाता है। या मान लीजिए एडमिशन एंड डिसोल्यूशन में चॉइस आती है, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है। डेथ का क्वेश्चन नॉर्मली कम मार्क्स के लिए आता है। तो इसलिए अक्सर अगर हम पिछला बोर्ड का ट्रैक देखें, पिछला रिकॉर्ड देखें, तो अक्सर डेथ का बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। माइंड इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एडमिशन एंड डेथ में चॉइस आ सकती है। अगर डेथ का बड़ा क्वेश्चन आता है तो दैट इज मोर और लेस लाइक रिटायरमेंट।
लेकिन नॉर्मली डेथ का छोटा क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन में डेथ का आता है, तो अक्सर ये पूरा सब कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता, और ये कहा जाता है कि सिर्फ जो पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर आप ये बता दीजिए कि उसको जो लीगल एरर्स है, उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको आप कितना पैसा देने वाले हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन में, आज हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मली डेथ के क्वेश्चन में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिख रहा है आपको, कोई सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि नॉर्मली ये क्वेश्चन छोटे आते हैं। पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी डेथ का करेंगे हम। तो इसकी जो चीजें हमने यहाँ सीखी हैं, सिर्फ वो चेंजेस हमने रिटायरमेंट के क्वेश्चन में डालते हैं, तो डेथ का बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किए जाएंगे। जनरल रिजर्व का बी का शेयर उसको मिल जाएगा, गुडविल ए और सी मिलकर गुडविल का शेयर इसको दे देंगे। रिवैल्यूएशन की अगर कोई भी बात की गई है तो उसके अगर प्रॉफिट होते हैं तो यहां आ जाएंगे, या लॉसेस होते हैं तो यहां आ जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल जैसा रिटायरमेंट में किया है सेम, गुडविल का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई चेंज नहीं है रिटायरमेंट एंड डेथ में, क्योंकि रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर जा रहा है और डेथ में भी एक पार्टनर जा रहा है। अब क्या चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। छोटे छोटे उन चेंजेस को हम समझकर बहुत ही आराम से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करवाया कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या कैश से बंद होता है या लोन से बंद होता है, और वो लोन है तो नई बैलेंस शीट में आ जाता है। ये वाली बात मैंने अभी आपको समझाई। और आज बड़े ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर मिस्टर बी रिटायर नहीं हो रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है ना तो उसको हम कैश दे सकते, क्योंकि मरे हुए आदमी को कैश नहीं दे सकते, ना ही उसके नाम का हम कोई लोन अकाउंट रख सकते हैं। तो आज इसका टोटल बैलेंस जो होगा वो ट्रांसफर होगा बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये बैलेंसिंग फिगर से जो फिगर आएगी से 52,000 ही मैं लेके चलता हूं, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा। यहां पर ये सारा पैसा पहले ट्रांसफर हो जाएगा। माइंड इट, सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, गुडविल का लेना देना कैपिटल अकाउंट्स में होंगे। कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये सारी चीजें पहले बैलेंस ट्रांसफर करके एग्जीक्यूटर अकाउंट में नहीं होनी है, ये वाली बात ध्यान देने वाली है। अब अगर आप इसको पैसे देना चाहते हैं तो यहां पर टू कैश आएगा। अगर आप इसका लोन रखना चाहते हैं तो यहां पर एग्जीक्यूटर्स लोन आएगा, या कुछ पैसे देना चाहते हैं, कुछ लोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, बी के कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगा। ये बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि हम जो कुछ भी पे करेंगे, अगर कैश देना है तो बीज कैपिटल अकाउंट में नहीं, बीज कैपिटल टू कैश एंट्री नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि बी की डेथ हो गई है। इसी तरीके से बीज कैपिटल को बी के लोन में भी नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, बिकॉज बी इज नो मोर, वो मर चुका है, और जो आदमी मर जाता है उसके नाम का लोन अकाउंट नहीं रखा जा सकता है। इमेजिन कीजिए ना ऐसी सिचुएशन कि आपने बी का लोन अकाउंट रखा हुआ है जो कि मर गया और वो आपसे लोन मांग रहा है वापस आकर। सोचिए जरा, तो हम बी के एग्जीक्यूटर का लोन रखेंगे या कैश देंगे तो बी के एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो रिटायरमेंट और डेथ को आपस में अलग करती हैं? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो सबसे बड़ा फर्क है, नॉर्मली रिटायरमेंट क्योंकि एक प्लान्ड प्रोसेस है कि एबीसी में से बी ने ये सोचा कि मुझे ये बिजनेस छोड़ के जाना है, तो नॉर्मली ये प्लान्ड प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट को होती है कि वो कहता है कि ओके जी 31 तारीख 31 मार्च से
तक मैं आपका पार्टनर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं आपका पार्टनर नहीं रहूंगा। वेयर एज इन डेथ, डेथ तो कभी भी हो सकती है। से 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी, तब तक ए बी सी बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स 31 मई को बी की डेथ हो जाती है। हमने बी के एग्जीक्यूटिव्स को कहा कि ये देखिए जी, हमने पूरा हिसाब बनाया है, ये बैलेंस है, ये जनरल रिजर्व है, ये गुडविल का शेयर है, ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस भी हमने बनाए हैं। इन 2 महीनों में उन्होंने कुछ ड्राइंग की थी, वो हमने काट लिया है पैसा, आपके इतने पैसे बनते हैं, ये ले लीजिए। आप रिटायरमेंट और डेथ की मेन डिफरेंस को समझिए। बी के एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि ये सब ठीक है, हमने चेक कर लिया, इट इज वेरी गुड, आपने सारी चीजें दी हैं, गुडविल भी दी है, रिवैल्यूएशन भी आपने कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस प्रॉफिट फॉर दीज 2 मंथ्स? इन 2 महीनों में बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट भी तो कमाए होंगे। वी आर इन बिजनेस, तो हम कुछ अर्न करने के लिए बिजनेस में हैं। एवरी ईयर हमारे प्रॉफिट्स होते हैं जो कि तीनों पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। तो इन 2 महीनों में, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनी थी 31 मार्च को, और डेथ कब हो रही है 31 मई को, तो अप्रैल और मई में बी एक पार्टनर की तरीके से बिजनेस में काम कर रहा था, तो वट एवर प्रॉफिट्स आर फॉर 2 मंथ्स, उसका शेयर भी तो बी को मिलना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और ये उनको मिलना चाहिए। तो मेन बात यह है कि उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। दिस इज द मेजर चेंज इन रिटायरमेंट एंड डेथ, क्योंकि पहला जो चेंज है वो बड़ा कॉमन सेंस का है कि बी के कैपिटल अकाउंट को कैश या लोन से नहीं बंद कर सकते, उसका सारा पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम उनको पैसे दे सकते हैं, उनका लोन रख सकते हैं, थोड़ा पैसा थोड़ा लोन कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेंज है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये हमें आज सीखना है, और यही मेन चेंज है रिटायरमेंट और डेथ में। तो देखिए, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। 2 मेथड्स हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टेट करेगा कि किस मेथड से आपने आगे बढ़ना है। पहला मेथड है ऑन टाइम बेसिस से पिछले साल के प्रॉफिट्स 90,000 के थे। पिछले साल के प्रॉफिट 90,000 रुपीज के थे। हम उसको बेस बनाना चाहते हैं कि, क्योंकि अब इट इज नॉट पॉसिबल कि आज दोबारा से फाइनल अकाउंट बनाया जाए 2 महीने के बाद और सारे प्रॉफिट लॉस एक्चुअल फाइंड किए जाएं। तो हम पिछले साल के प्रॉफिट को, या कुछ क्वेश्चंस में वो ये कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल के प्रॉफिट जब हम बेस लेते हैं तो वो एबनॉर्मली ज्यादा या लेस कम हो सकते हैं, तो वो कह सकते हैं 2-3 साल के प्रॉफिट की एवरेज लीजिए। तो चाहे वो एवरेज लिया या लास्ट ईयर प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन ने स्टेट किया, हमने उसको बेस बना लिया। दिस इज 90,000, पिछले से 3 सालों की एवरेज है 90,000। अगर 1 ईयर के प्रॉफिट 90,000 है तो 2 मंथ्स के कितने होंगे, और उसका शेयर से 2/6 है। ABC 3:1 में शेयर करते थे। फॉर एग्जांपल बी की डेथ हो जाती है 2 मंथ्स आफ्टर द लास्ट बैलेंस शीट, तो उसके प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ मंथ अलाइव बाय 12 इनटू बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे, और इस तरीके से हम निकाल पाएंगे कि 90,000 रुपीज के अगर प्रॉफिट हैं तो 2 मंथ्स के प्रॉफिट यहां तक अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 15,000 आ जाएंगे, और उसका शेयर 5,000 रुपीज आ जाएगा। इसके लिए जनरल एंट्री पास की जाती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ऑब्वियसली ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दी जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से।
दिस इज आवर फर्स्ट मेथड जिसमें हम पिछले साल के या पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाते हैं इनटू जितने महीने वो जिंदा रहा है। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें वो 2 मंथ्स तक जिंदा रहा, अगर वो 4 महीने तक जिंदा रहता तो इंटू 4/12 हो जाता। हाँ, यहाँ ये वाली बात भी ध्यान देने वाली है कि अगर वो इन बिटवीन द मंथ कहीं पे मर जाता है, से ही डाइड ऑन 15th जून, तो ही अलाइव फॉर अप्रैल, मई एंड 15 डेज ऑफ जून, तो 2.5 मंथ का हमें प्रॉफिट देना है, 2.5/12। लेकिन इसके अलावा अगर वो से 12 जून को मर जाता है तो देन वी हैव टू फाइंड डेज अलाइव, कितने दिन वो जिंदा रहा है। तब ये मंथ की जगह हम क्या करेंगे, से वो 73 डेज जिंदा रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 73/365 से। यहाँ पे मंथ की जगह क्या आ जाएगा, डेज अलाइव एंड डिवाइडेड बाय 365। यहाँ डिवाइड 12 से क्यों था, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और यहाँ क्योंकि हम डेज में निकाल रहे हैं, डेज अलाइव ऊपर लिख रहे हैं, तो डिवाइड बाय कितने से हो जाएगा, 365। इज इट ओके? तो ये पहला मेथड है हमारा जिसमें हम टाइम बेसिस का इसको हम नाम देते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट या पिछले सालों के प्रॉफिट की एवरेज के बेस पे हम उसका शेयर निकालते हैं। दूसरा हमारा जो वो है टर्नओवर बेसिस। खासकर ऐसे बिजनेस में जिनमें काम सीजनल होता है, से जब हमने बीके एग्जीक्यूटिव्स को ये कहा कि भाई पूरे साल के प्रॉफिट 90,000 है तो 2 मंथ्स के 15,000 हो गए और आपके पार्टनर का शेयर 1/3 था, तो आप 5,000 रुपीज उसके ये वाले ले लीजिए। उनका ये मानना है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो शुरू के 3-4 महीने में ही ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि ये सीजनल काम है। से हम कुछ भी से एयर कंडीशनिंग का हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट अप्रैल मई जून जुलाई में होगा वो विंटर वीक्स विंटर मंथ्स में नहीं होने वाला है। तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, वो कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर कि आप पूरे प्रॉफिट्स को इक्वल मान रहे हैं हर मंथ के लिए। हमें तो ये बिल्कुल गलत डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 90,000 अगर आपके पूरे साल के प्रॉफिट होते हैं तो इसका एक मेजर बड़ा पार्ट से 60-70,000 को आप इन 2 महीनों में 3 महीनों में ही अर्न कर लेते हैं। तो ऐसे बिजनेस में इस तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, दैट इज टर्नओवर बेसिस। इसमें हम कहते हैं कि ओके 90,000 के आपके प्रॉफिट हुए हैं, ये ठीक है, ये कितनी सेल पर हुए हैं। हमने कहा कि हमारी एवरेज सेल से 9 लाख है। इट मींस कि आप टोटल सेल का 10% अराउंड कमाते हैं। 9 लाख पे 90,000 आप कमाते हैं तो आप कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं। तो वो कहते हैं कि इन 2 महीनों की सेल बता दीजिए, उसका 10% आपने कमाया होगा। से हमारी इन 2 महीनों की टोटल सेल जो है वो 6 लाख है। तो कितने प्रॉफिट हम अर्न कर चुके हैं, 60,000। तो उसका शेयर कितना बनता है, 20,000। वेयरएज हम जब टाइम बेसिस से कर रहे थे तो उसका शेयर कितना था, सिर्फ 5,000 रुपए। तो ऐसा उन सभी, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करेगा कि कौन से मेथड से आपने निकालना है, ये हमारी मर्जी नहीं है। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको अप टू डेट ऑफ डेथ जो उसको प्रॉफिट शेयर देना है वो प्रॉफिट शेयर आपको टाइम बेसिस से देना है या टर्नओवर बेसिस से देना है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला बना एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज सेल इनटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ। ये आपके अप टू डेट ऑफ डेथ के प्रॉफिट आ जाएंगे इनटू जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि अभी हमने जब पहला मेथड किया था उसमें हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया था, नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। इससे तो मल्टीप्लाई किया ही था, इससे भी मल्टीप्लाई किया था। इस मेथड में ये प्रॉफिट ही अप टू डेट ऑफ डेथ है। यहां पे बच्चों से गलती हो जाती है, यहां पर भी 2/12 कर देते हैं। ये वाली बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम टर्नओवर बेसिस से प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं
तो जितने मंथ वो अलाइव रहा है ये मेथड एग्जैक्टली उतने मंथ के प्रॉफिट हमें निकाल के दे देता है। ये पूरे साल के प्रॉफिट नहीं दे रहा है, दीज आर द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर के साथ। हमें यहाँ पर इनटू मंथ अलाइव बाय 12 नहीं करना है। इस मेथड में ये वाली बात ध्यान रखनी है, और ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इज इट ओके? तो अगर 20,000 है तो ऑब्वियसली उसके कैपिटल अकाउंट में P&L सस्पेंस अकाउंट के साथ कितना आ जाएगा? 20,000। ओके, अब आखिरी बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि मेन दो कॉमन डिफरेंस है रिटायरमेंट एंड डेथ के, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। नंबर 1 कि उसका कैपिटल अकाउंट कैश या BK लोन से बंद नहीं होगा। उसका पैसा हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, और एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैश या एग्जीक्यूटर लोन आ सकता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ किस तरीके से निकाले जाएंगे। दो मेथड मैंने आपको सिखाए। नंबर 1 टाइम बेसिस, जिसमें हम पिछले साल के या पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, और उल्टो जितने मंथ वो अलाइव रहा है डिवाइडेड बाय 12 इनटू हिज शेयर करके उसका शेयर निकालते हैं। दूसरा टर्नओवर बेसिस था, जिसमें हमने एक यूनिटरी मेथड लगाया कि अगर इतने प्रॉफिट इतनी सेल पे होते हैं तो इतनी सेल जो कि अप टू डेट ऑफ डेथ है कितने प्रॉफिट हो चुके हैं। हमने दोनों में एक ही जनरल एंट्री की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री चाहे आप टर्नओवर मेथड लगाएं या टाइम बेसिस, एंट्री यही है। अमाउंट जो जिससे आएगा वो हो जाएगा, लेकिन एंट्री यही है, दैट इज P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब लास्ट बातें करके मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि बी के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा। उसका बैलेंस आ जाएगा, जनरल रिजर्व का शेयर आ जाएगा, हम उसको जो गुडविल देने वाले हैं ए और सी मिलकर जो गुडविल शेयर देने वाले हैं वो आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएंगी। पार्टनर का अगर लोन बैलेंस शीट के एसेट्स में पड़ा हुआ है तो वो भी आज ही हमें काट लेने चाहिए पैसे उसके। आज हम पूरा उसका हिसाब कर रहे हैं उसके एग्जीक्यूटर के साथ, तो अगर उसने फर्म से कोई लोन लिया हुआ है तो वो भी उसकी कैपिटल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा हमने अभी अभी सीखा कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट शेयर भी दिया जाएगा। अगर आप एक बात नोटिस करें, जनरल रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस देते समय हमें इस बात का कोई ध्यान नहीं रखना है कि वो 2 महीने जिंदा रहा या 3 महीने रहा या पूरा साल जिंदा रहा, क्योंकि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, उसका शेयर उसको मिलना है। अगर वो 2 महीने बाद डेथ हुई है तो भी उतना मिलेगा, 6 महीने बाद डेथ हुई है तो भी उसका उतना ही मिलेगा। उसमें ये टाइम फैक्टर नहीं देखते हैं। लेकिन जब मैंने P&L सस्पेंस अकाउंट देखा तो ये टाइम फैक्टर के साथ था कि जितने महीने वो जिंदा रहा उतने महीने का उसको प्रॉफिट दिया जाए। इसी तरीके से ऐसी गलतियां करवाने के लिए डेथ के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स्ट्रा की बातें भी आ जाती हैं। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि चाहे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर ही होंगे। इनमें टाइम फैक्टर लगेगा, क्योंकि अगर वो हमसे 1,000 रुपए महीने की सैलरी लेता था तो जितने महीने जिंदा रहा है सैलरी सिर्फ उतने मंथ की दी जाएगी। अगर हमें उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पूरे साल का नहीं देना है। अगर वो 2 मंथ्स का कहलाया है तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सिमिलरली ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते समय, हालांकि अगर आप किसी भी ऑथर की बुक निकाल के देखें तो नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में डेथ के क्वेश्चंस में ये लिखा गया है कि ड्राइंग्स आर सब्जेक्ट टू 2% इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, या 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड without considering the date of death।
तो नॉर्मली ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी टाइम फैक्टर के साथ होना चाहिए, लेकिन किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसके ज्यादातर क्वेश्चंस में आप टाइम फैक्टर की कंसीडरेशन नहीं करनी पड़ती है। तो ये गलती बहुत जगह डेथ में बच्चों से होती है कि जहां इंटरेस्ट देते समय 2 मंथ्स लगाए, वहां जर्नलिज्म में भी 2 मंथ्स लगा दिए। तो फिर से कंक्लूड करते हुए मैं ये बता दूं कि क्या चेंजेस हैं रिटायरमेंट एंड डेथ में। नंबर 1 कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वहां पर उसको पैसे दिए जाएंगे या एग्जीक्यूटिव का लोन रखा जाएगा। बी को ना पैसे दिए जाएंगे ना लोन रखा जाएगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। दूसरी चीज हमने सीखी कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और तीसरी और लास्ट चीज हमने अभी सीखी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें टाइम फैक्टर नहीं देखा जाता। जर्नलिज्म में नो टाइम फैक्टर, गुडविल में नो टाइम फैक्टर। अगर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसको उसका शेयर मिल जाएगा। ये टाइम फैक्टर के हिसाब से नहीं होगा। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में नो टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर किस किस में है? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ में टाइम फैक्टर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम फैक्टर है, सैलरी में टाइम फैक्टर है। आप समझ रहे हैं? टाइम फैक्टर मींस कि जितने मंथ तक वो अलाइव रहा है उतने मंथ का ही उसको प्रॉफिट, उतने मंथ का ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उतने मंथ की ही उसको सैलरी दी जाएगी। ये अक्सर बच्चों से गलती होती है कि क्योंकि कुछ चीजें टाइम फैक्टर के साथ हैं और कुछ चीजें विदाउट टाइम फैक्टर हैं, तो जहां टाइम फैक्टर नहीं लगना बच्चे गलती से टाइम फैक्टर लगा देते हैं, या जहां टाइम फैक्टर लगना है वहां लगाने से भूल जाते हैं। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑल्दो टाइम फैक्टर के साथ है, लेकिन जब हम टर्नओवर मेथड से कर रहे होते हैं तो वहां टाइम फैक्टर हमें अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। हमारे सिस्टम से ही उतने मंथ्स के प्रॉफिट हमारे पास आ जाते हैं जितने मंथ तक वो जिंदा रहा है, क्योंकि उतने मंथ की सेल पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इज इट ओके? आई होप कि ये सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। रिटायरमेंट और डेथ में जो फर्क है उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा क्वेश्चन डेथ के करने हैं, क्योंकि डेथ के जो क्वेश्चन बुक में हैं ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन ही, कोई इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। 4 मार्कर्स जाते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई टेक्निकलिटीज़ नॉर्मली आती नहीं है। इनसे आसान क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं डेथ में। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स निकालने का क्वेश्चन आपको मिल जाए, या सिर्फ और सिर्फ गुडविल बांटने की जर्नल एंट्री करने के लिए आपको कह दिया जाए। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर पे पहुंचने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि कंपैरेटिवली एक आसान चैप्टर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, आपने एक बात देखी कि दिक्कतें आती हैं तो कैपिटल एडजस्टमेंट में आती हैं या गुडविल में आती हैं। डिसोल्यूशन में फॉर्म ही ख़त्म हो जाती है, उसमें ना तो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है, ना ही गुडविल का कुछ मेन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए अब आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एडमिशन इज़ द बेस फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट इज़ द बेस फॉर डेथ। अगर आपने एडमिशन को अच्छी तरीके से नहीं किया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसलिए एडमिशन को पहले अच्छी तरीके से पक्का कीजिए, देन कम्स टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से पक्का कीजिए, तब आइए आप डेथ के क्वेश्चंस करने के लिए। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम डेथ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू जी।